बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च तो मुलतवी कर दिया, लेकिन अपने कत्ल के हवाले से, मनसूबे के हवाले से उन्होंने एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह ने उनके कत्ल का मनसूबा बनाया था। इसके साथ साथ इदारों के अफसरान पर भी वो बुरी तरीके से बरसे और साथ ही ये कहा कि जब वो ठीक होंगे तो उसी वक्त लॉन्ग मार्च की दोबारा कॉल देंगे। इमरान खान साहब पर जो कातलाना हमला हुआ, उसके मुलज़म का एतराफ़ी बयान एक और भी सामने आ गया, जिसमें उसने कहा कि वो इमरान खान को हर हाल में कत्ल करना चाहता था, क्योंकि इमरान खान साहब जो कौम को गुमराह कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये कहा कि उनके कंटेनर्स पर जिस तरीके से गाने चलते हैं, फिर अजान की आवाज़ सुनाई देती है, और इसलिए मैंने तय कर लिया था कि इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाए। एक बड़ा सानिया होते होते रह गया कि मुल्क के अंदर साबिक़ वज़ीर आज़म पर यह कातलाना हमला हुआ, और अल्लाह का शुक्र कि वो इसमें महफूज रहे। अगरचे कई सवालात अब भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। इमरान खान साहब से बार बार कहा जा रहा था कि अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करें। हुकूमत पंजाब, जो उनकी अपनी हुकूमत है, और जो पंजाब की पुलिस है, उनकी तरफ से उन्हें थ्रेट अलर्ट जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि वो अपने कंटेनर के ऊपर बुलेट प्रूफ एक शीशा भी उसको नस्ब किया जाए। लेकिन इमरान खान साहब ने ये शीशा लगवाने से इनकार क्यों किया? फिर साथ ही साथ मेडिकल लीगल की जो रिपोर्ट की बात की जा रही है, इमरान खान साहब किसी हॉस्पिटल में आने की बजाय उन्होंने टीम को वहाँ बुलाया और उससे मेडिकल लीगल किया, और जो शख्स जाँ बक हुआ इस हादसे के नतीजे में, उसका मेडिकल करवाए बगैर उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। ये सवालात भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। उसके साथ साथ इल्ज़ामात की सियासत तो अपनी जगह पे, लेकिन क्या पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च को मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की जाती? इमरान खान साहब भला मानते या ना मानते, लेकिन कंटेनर के ऊपर ऐसा इंतज़ाम किया जाता कि अगर खुदा न खास्ता कोई फायरिंग करता या निशाना बनाता तो इमरान खान साहब और PTI की क़यादत महफूज रहती। लेकिन किसी ने भी ये बात ना सुनी और सिक्योरिटी इदारों की बात भी ना सुनी। फिर साथ साथ मशीर दाखिला, जो पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार हैं, वो कंटेनर के ऊपर मौजूद थे, जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को मेनटेन करना है। पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इस मार्च की सिक्योरिटी को यकीनी बनाती, लेकिन ऐसा क्यों ना हो सका? फिर FIR इतनी देर गुजरने के बावजूद अभी तक दर्ज नहीं की जा सकी। कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ जिन लोगों पर FIR दर्ज करवाना चाहते हैं, वो पंजाब के वज़ीर चौधरी परवेज़ लाई दर्ज करने को तैयार नहीं हैं। क्या इमरान खान साहब और पंजाब हुकूमत एक पेज पर नहीं है? ये भी सवाल आज के प्रोग्राम में इसका भी जायज़ा लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अली गौर बलौच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर ज़रका, जो सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। डॉक्टर ज़रका साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इतनी देर गुजर गई, इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान साहब ने कर डाली, FIR दर्ज नहीं हुई, सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है, पुलिस अफसरान आपके मातहत हैं, और अभी तक FIR दर्ज ना हुई। हकीकत आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हुकूमत किसी की भी हो, हुकूमत जिसकी है वो सबकी उससे काम पे टांगे होती हैं। जानते ही हैं आप, 75 साल से देख रहे हैं इस मुल्क का क्या हशर हुआ है। यानी 75 साल का रिसोर्स रिच मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने और कॉपर की कान इस मुल्क में है, रिकोडिक, उसके अलावा सैंडेक और लातादाद रिसोर्सेज हैं। तो सवाल ये बनता है कि 75 साल में किसने इस मुल्क को तरक्की नहीं होने दिया? वो कौन लोग हैं जो FIR काटने नहीं देते? वो कौन लोग हैं जो रात के अंधेरे में सहाफ़ियों को उठा के उनको नंगा करके उनको मारते हैं? वो कौन लोग हैं जो अरशद शरीफ के को मुल्क उसके कत्ल में कौन मुलव्विस है? किसने करवाया? किसने बेनिफिट किया? कौन लोगों का मुंह बंद कराना चाहता है? सोशल मीडिया में जो बच्चे बैठे हुए होते हैं, उनको जाके वहां पे उनको जूदो कोप करना, आजम सवाती जैसे 75 साल के सेनेटर को उठा के उसको अपने पोते पोतियों के सामने नंगा करके उसको मारना, ये कौन करता है? सब जानते हैं। लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो आपके इन सवालात के जवाबात कुछ मैं भी आपके सामने रख दूं। ये कौन लोग थे जो मीडिया पर पाबंदी लगाया करते थे जब आपकी हुकूमत थी? ये कौन लोग थे जब लोगों को थ्रेट्स दी जाती थी कि आपकी हुकूमत में कि किसी को TV चैनल पर नहीं आने देना, इसका प्रोग्राम नहीं चलेगा, लोग नौकरियों से निकाले जाते थे? फिर ये कौन लोग थे जिनके होते हुए आपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक बिल मंजूर किया था?
आपने FIA को तहकीकात उनके हवाले की थी, आपकी हुकूमत थी। पूछें कि वो बिल कौन कराना अगर आप थोड़ी सी मुझे एक दो जुमले मुझे भी कहने दें, फिर वो कौन लोग थे जिनके बारे में आप कहा करते थे कि इस मुल्क की इस वक्त की फौजी लीडरशिप सबसे ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, इस मुल्क की जो इस वक्त लीडरशिप है जो आपकी हुकूमत के साथ एक पेज पर है, उस जैसी लीडरशिप पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी नहीं आई। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो तारीफ़ें थी, अगर मैं सिर्फ आज के प्रोग्राम में चला दूं जो इमरान खान साहब ने की हैं, तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, इसका जवाब मैं दे दूं? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बात यह है कि दुनिया में कोई भी चीज सेट इन स्टोन नहीं होती, सेट इन स्टोन नहीं होती। इंसान जिंदगी में तजर्बात से गुजर के अपनी जो जाहिर है अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया है, हम अपने तजर्बे से गुजर के अपनी ओपिनियंस फॉर्म करते हैं। वो कहते हैं ना, जेड़ा राह पे आ जाने या वाह पे आ जाने। जब तक आपका किसी के साथ काम ना पड़े, आप किसी के साथ चले ना, वो कहते हैं ना सफर करो तो पता चलता है कि कोई कैसा है। तो किसी के साथ जब दूर से आप देखते हैं तो कुछ और होता है, जब आपका साथ का साथ होता है तो आप देखते हैं कि क्या हो रहा है। आप देखें PTI का सबसे बड़ा नारा अकाउंटेबिलिटी था। आवाज आ रही है जी? बिल्कुल, मैं सुनो जी आपको। सबसे बड़ा नारा हमारा अकाउंटेबिलिटी था। और आप देखें कि नैब को किस तरह से मतलब एक नाम का एक शर्मिंदगी वाला इदारा हमारे 3.5 साल में, और अब तो उसका गर्दन ही दबोच के उसको खत्म ही कर दिया गया है। तो ये कौन इसका जिम्मेवार था? कौन था जो ये सब कुछ कराता था? लेकिन नैब वैसे नैब शहजाद अकबर साहब के कंट्रोल में थी। ये भी मैं थोड़ी सी अगर आप इजाजत दें तो मैं ये भी वजाहत कर दूं, नैब शहजाद अकबर साहब के कंट्रोल में थी। हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हर रोज हमें कहा जाता था इनको मुकम्मल लाइव दिखाना है, पेपर्स लहराते थे। चेयरमैन नैब को आप पूछ लीजिएगा, साबिक चेयरमैन नैब को, कि किस तरीके से उनको हदायत वजीर आजम हाउस से दी जाती थी। तो शहजाद अकबर किसके थे ये भी बता दें। अच्छा, आप कल आप कहेंगे इमरान खान साहब भी किसी और के हैं। चले अली गौर बलोच साहब, ये बयानियां आपको समझ आ रही है जो डॉक्टर जरका साहब बयान कर रही हैं? सब कुछ आपको पता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए नसरुल्लाह मलिक साहब, गुजारिश ये है कि पूछने वाली बात तो ये है कि वो कौन थे जिन्होंने डस्का में इलेक्शन चोरी किया था, वो कौन थे जो RTS सिस्टम के जरिए जीत कर आए थे, वो कौन थे जो ज़िमनी इलेक्शन में 14 में से 13 सीटें हार गया करते थे, वो कौन थे जिन्होंने चीनी के स्कैंडल्स बनाए, वो कौन थे जिन्होंने के BRT पिशावर की करप्शन के पीछे, स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे, वो कौन थे जिनके वज़रा सहाफ़ियों की शादी की तकरीब में सहाफ़ियों को थप्पड़ मारा करते थे, वो कौन थे जिनके दौर में सहाफ़ियों को गोलियां मारी जाती थी, वो कौन थे जो कि कोरोना का फंड जो है जो कि बैनुल अक़वामी तौर पर एक खैरात के तौर पर मिला था और उसमें भी उन्होंने करप्शन की, और उन्हीं के दौर के जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने उस पर मतलब है कि वो अपने रिमार्क्स दिए और कहा कि इसमें करप्शन हुई है। तो ये बातें, मकसद ये है कि मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू। डॉक्टर साहिबा मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, मैं समझता हूँ कि इंतहाई मतलब है कि वो सुलझी हुई खातून है, लेकिन बात ये है कि डॉक्टर साहिबा के मौक़िफ़ की समझ नहीं आई। अगर ये इदारे, अगर वो इदारों को मिलानकारी और क्रिटिसाइज करी, अगर ये इदारे इमरान अहमद नियाज़ी साहब के तमाम सियासी मुखालफिन को झूठे मुकदमात में जेलों में बंद कर दें तो फिर तो ये ठीक है। अगर ये तमाम इदारे उनको वोट चोरी करके दे या वो शख्सियात जिनकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं तो फिर तो शाबाश है। अगर ये अदालतें तमाम फैसले उनके हक में कर दें तो फिर तो ठीक है। अगर ये तमाम मीडिया उनकी जुबान बोले जो इमरान अहमद नियाज़ी साहब बोलते हैं फिर भी ठीक है। तो मकसद ये है, आज अगर वो इदारे ये कह रहे हैं कि हमने अपने माजी से सबक सीखा है और हम पीछे हट के हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो हमारा तो डे वन से मुतालबा ही यही था। लेकिन बलोच साहब आपने जिस फैसलों की बात की है, फैसले जब आपके हक में आए आप भी उनको तस्लीम करते हैं, आपके खिलाफ आए आप भी नहीं मानते। नहीं, मैं इधर बिल्कुल एक आपकी वजाहत करूंगा। देखिए बात यह है कि फैसलों पर तहफ़्फ़ुज़ात हमारे हों या हमारे सियासी मुखालफिन के हों,
लेकिन बात यह है कि फैसलों के आगे सरेंडर करना, फैसलों को तस्लीम कर लेना, कानून को तस्लीम कर लेना, ये हमारा वतीरा नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाएगी, उनकी एहलिया जिंदगी और मौत की कश्मकश में वो लंदन में थी, और उस फैसले को मानते हुए वो वापस आए, अपनी बेटी के साथ कानून के आगे मतलब सरनगू हुए और जेलों में बंद हुए। मकसद ये कोई एक अदियत बर्दाश्त नहीं की, ये तो एक लंबी दास्तान है जो पूरे पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया ने अपने आंखों के सामने देखी कि पिछले पूरे बिलखसूस पिछले 4 साल में क्या हुआ। और ये स्टोरी आपको भी पता है 2016 से ही शुरू हो गई थी जब वो धरने हुए, और जिस तरह से जावेद हाशमी साहब आपको याद होगा कि जिस तरह से उन्होंने जब पीटीआई छोड़ी थी तो उन्होंने क्या गुफ्तगू की थी, और फिर वो वही चीजें हऊ बहू हुई बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कि जावेद हाशमी साहब ने कहा था। तो मकसद ये है कि बहरहाल आज के वाक़े के ऊपर अगर हम बात करें, आज के वाक़े के ऊपर बात करें, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल हमने और हमारी लीडरशिप ने इस चीज की मजम्मत की है। ये काबिल अफसोस वाक़या है। इस तरह के वाक़यात मादी में भी हुए हैं और वो भी हमारे तल्ख तजर्बात हैं। हम नहीं चाहते कि इस तरह के वाक़यात हों, आइंदा हों, लेकिन इन्हीं का सूबा, इन्हीं की हुकूमत और उधर कोई सिक्योरिटी के बिल्कुल ठीक है, इन्हीं का सूबा, इन्हीं की बलोच साहब। मैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और यही पूछेंगे डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा से कि क्या FIR तो दर्ज नहीं हो रही, दरख्वास्त भी दी है PTI ने थाने में, दरख्वास्त ही ले जाएं थाने में जमा करवा दें, पता तो चले कि कौन FIR रुकवा रहा है। इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुश आमदीद। डॉक्टर ज़रका साहब ये बताइएगा कि चले FIR आपकी दर्ज कोई नहीं होने दे रहा, आप थाने में जाके एक एप्लीकेशन तो सबमिट करवा देते, एप्लीकेशन भी सबमिट नहीं हुई। फिर मेडिको लीगल की अगर बात की जाए तो एक निजी हॉस्पिटल में मेडिको लीगल करवाना वैसे गैर कानूनी, आप खुद डॉक्टर आप इस बात को समझती हैं। यास्मीन राशिद साहब के हुक्म पर अमला जाता है एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, क्या यानी इसके हवाले से आप समझेंगी कि क्या उसकी कानूनी हैसियत होगी? फिर ये मजाक बनाने की जरूरत क्या थी PTI को, अपनी हुकूमत सूबाई? देखिए जी, बात ये है कि आप लोग तो ऐसे ऐसे मफरूजे निकाल लेंगे, बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपको कौन रोक सकता है? बाल की खाल निकालें। जिस तरह से वो लड़का आ गया जिसने एतराफ़े जुर्म कर लिया, उसका 1 मिनट का सेंटेंस तीसरे मिनट के सेंटेंस से उसकी मुताबिकत कोई नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल जितने सवाल उठाने ज़रूर उठाएं। मैं आपके सवाल वैलिड हैं, आप इनको उठाएं और आप पूछें। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इशू इस वक्त ये है। इशू इस वक्त ये है कि इस मुल्क में अगर किसी ने कोई चाह रहा है, एक कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क जो एक, देखिए ये बात नहीं है कि हम फौज हमारी अपनी है, हम अपनी फौज की इज्जत करते हैं, हमें पता है फौज है तो ये मुल्क है और हम सब ये बात समझते हैं। लेकिन जो खान साहब ने बात की कि अगर आप यरगमाल बन जाएं चंद लोगों का, और लोग देखें कोई भी काम होता है, हुकूमत या और हुकूमत के इदारे टैक्स पेयर के पैसे से चलते हैं। आपका और हमारा और रेडी वाले का जो इनडायरेक्ट टैक्सेस इस मुल्क में 2/4 इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, हम इन लोगों की तनख्वाह देते हैं। आपको जब हम इन सब लोगों इदारे चलते हैं टैक्स पेयर के पैसे से, जब तनख्वाहें हमारे पैसों से जाती हैं, तो हमारा हक है कि हमें पता चले कि इस मुल्क में कैसे फैसले किए जाते हैं, किस बेसिस के ऊपर लोगों को उठा के बंद किया जाता है, किस बेसिस के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। हम पूछते हैं सवाल, हम इस मुल्क के बासी हैं, हम यहाँ डॉक्टर साहब हम बना देना थर्ड क्लास सिटीजन। डॉक्टर साहब हम देखिए, डॉक्टर साहब हम एस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल के हमेशा से मुखालिफ हैं, आज भी मुखालिफ हैं। ये रोल किसने ज़्यादा बढ़ाया? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि कौमी असम्बली के इजलास के मेम्बरान पूरे करने के लिए मैं एजेंसी से कहता था। वो कहते हैं जी कि सारे मामलात मैं उनसे करवाता था। सियासत के अंदर जितनी मुदाखलत इदारों की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने करवाई, इतनी माजी में कोई शायद इसकी मिसाल भी नहीं मिलती। जब आपको काम था इस्टेब्लिशमेंट के साथ, अब सारे काम उनके हवाले कर रहे थे, आपकी हुकूमत बची नहीं, अदम एतमाद कामयाब हो गई, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हो गए। बहुत अच्छा नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी बात बड़ी वजह है। अब मुझे भी जवाब दे दें कि छांगा मांगा और वो जो सारे बैगों में पैसे दे के
जो वो असगर खान केस था जिसमें ये बताया गया कि आईएसआई ने पैसे दिए और नवाज शरीफ साहब ने लोगों को खरीदा उधर भूरबन में। सिर्फ इमरान खान साहब की सादगी है कि वो बात बता देते हैं, वो सच्चे आदमी हैं। वो इस किस्म के जो जिस किस्म का गंद इस मुल्क में होता है, आप मुझे बताएं मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की फंडिंग कहाँ से आती है? आज तक किसी ने बताया? ये मदरसे कैसे चलते हैं? मुझे बताएं इनकी फंडिंग तो, कहाँ से आती है? पाकिस्तान देखिए ये सवाल फिर लोग पूछते हैं, देखिए वो तो चंदा इकट्ठा करते हैं, हमारा क्या हशर हो गया? फाउंडेशन करती है एमक्यूएम के, देखें बात सुने, वो इमरान खान फाउंडेशन की तो बात नहीं हो रही, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। इमरान खान ने तो 44,000 आपको अपने डोनर्स की लिस्ट दे दी। आपकी बाकी पार्टियां, खा नून लीग हो, खा पीपल्स पार्टी हो, खा फजलुर रहमान हो, खा वो जो 13 जमातें आपने जोड़ के रखी हुई है, पीटीएम जाली किस्म की पाकिस्तान डिप्रेसिव मूवमेंट, जो सिर्फ पाकिस्तान को खा रही है 74 कैबिनेट के मेंबर्स बना के। आप मुझे बताएं ये सब लोग 3-3 अपनी पुश्तों से इनके बेनिफिशियरीज हैं। सिर्फ ये है कि वो डांग छेप के रखते हैं। आप मुझे बताएं जनरल जिलानी के घर किसने बनाया था? फिर वो फाइनेंस मिनिस्टर बने, नवाज शरीफ साहब ही थे ना। आप ये बातें किसी ऐसी करें, देखें बात सुने, डिक्की में बैठ के शहबाज शरीफ साहब भी जाते थे, शहबाज शरीफ साहब ही को एस्टैब्लिशमेंट ने आखिरी दिन तक आप ये कहना चाह रही हैं कि मियां नवाज शरीफ को एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया, इमरान खान साहब को बनाया, तो क्या गलत हुआ? देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ मलिक साहब कि 75 साल से आप जब शुरू हुआ था, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क मारिज़े वजूद में लाया, एक हमारा पेट्रियाटिक लीडर था। उसके बाद कायदे आजम के साथ क्या किया गया इस मुल्क में? एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंची? फातिमा जिन्ना को किसने रास्ते से हटाया? मुझे बताइए, इन सवालों के कभी किसी ने जवाब मांगे? या किसी में गट्स हैं पूछने के लिए कि ये कैसे गठ जोड़ कराए जाते हैं लोगों के, इस मुल्क को महकूम बना के रखा जाता है? आप मुझे बताएं 1971 में क्यों पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए? क्यों आपने एक छोटा सा आदमी को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाया? डरते एक छोटा सा मैं सवाल कर लूं, प्रेफर किया कि आप मुल्क के 2 टुकड़े कर दें क्योंकि आपकी जो एलीट, एक छोटा सा डरते एक सवाल मैं आपसे कर लूं, नहीं था कि फिर मुझे आगे जाना है, चला जाए। मुझे फिर आगे जाने छोटा सा सवाल डरते कर लूं मैं। आप इतने ताकतवर वजीर आजम थे, आप इतनी मजबूत हुकूमत के मालिक थे, आप समझते हैं इमरान खान साहब बड़े दिलेर आदमी हैं, डट के खड़े हैं, जब इक्तदार में बैठे हुए थे, जब फैसला कर सकते थे, अगर वो समझते थे कि ये मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट जो है हुकूमत के साथ नहीं है, करप्शन को आज अब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है सपोर्ट नहीं कर रही थी करप्शन के खिलाफ मुकदमात को, आप कोई फैसला कर देते ना, किसी को हटा देते। आपने मलिक साहब इमरान खान साहब की आप बात ही गौर से सुनते, उन्होंने तो कहा है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद होता था, इनका जो दिल चाहता था करते थे। उन्होंने कहा है कि अगर मुझे पता होता कि ये इस तरह होगा तो मैं कभी ये करप्शन की एक फाइल लाने पर तो बार-बार कहा है, करप्शन की एक फाइल लाने पर डीजीआईएसआई को हटवा दिया। बात कही है कि करप्शन की कौन सी फाइल लाने पर? करप्शन की एक फाइल लाने पर उस वक्त के डीजीआईएसआई को हटवा दिया। मेरी बात सुने, ठीक है, समझ आ गई मुझे आपकी बात, ताकतवर थे ना जी। फाइल बातें अगर सबूत है तो लेके आए। चले मैं आपके बिलोल साहब आपकी तरफ बिलोल साहब आपकी तरफ जी बिलोल साहब आपकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन इमरान शफकत साहब हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं गुजरांवाला के, उनसे भी हम थोड़ी सी लेटेस्ट वहाँ की सूरत हाल ले लें कि जो बेचारा इस वाक़े के अंदर हमारा एक पीटीआई का कारकुन शहीद हुआ, उसकी तदफीन भी हो गई, उसका क्या मेडिकल लीगल कराया गया नहीं करवाया गया, और एफआईआर की इस वक्त सूरत हाल वहाँ पे क्या है। इमरान बहुत बहुत शुक्रिया पूरा हमें वक्त देने का। इमरान ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल क्या है, पोस्टमार्टम के बगैर दफना दिया गया? जी मलिक साहब, बिल्कुल जिस तरह आप बता रहे थे ऐसा ही हुआ है, और बड़ी ये हमें भी बड़ी हैरत हुई है कि एक कारकुन जो है वो गोलियां लगने से वहाँ पे शहीद हुआ है, तो उसका जो है वो सरसरी मुलाजा जो है वो करवाया गया है, उसका पोस्टमार्टम नहीं हो सका क्योंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई। एफआईआर दर्ज होती तो उसका पोस्टमार्टम होता, पता चल सकता कि उसको गोली किसकी लगी, क्या वो जो हमलावर था उसकी गोली लगी या क्या कोई कंटेनर से जो उस जहां पे देखा जा रहा है, क्योंकि 2 किस्म के खोल मिले हैं वहां पर, एक 9mm पिस्टल के खोल है, दूसरे एक और बंदूक के खोल है। तो उस शहीद होने वाले जो पीटीआई का कारकुन है
उसको किसकी गोली लगी ये तो पोस्टमार्टम में पता चलना था, लेकिन वो पोस्टमार्टम आज नहीं हो सका। आज उसकी तदफीन हो गई। 3 बजे तक हम भी इंतजार करते रहे कि पता नहीं अब FIR दर्ज होगी, उसके बाद ये जो है वो शायद इसका पोस्टमार्टम करवा सके। पुलिस के पास कोई एप्लीकेशन दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुकदमा की इंदराज के लिए? जब हम इस वक्त तक हम आपसे बात कर रहे हैं, अभी तक की सूरत ये है कि पुलिस के पास ताहाल कोई एप्लीकेशन अंदराज मुकदमा की नहीं पहुंची। उनका जो दावा है कि हमने दरखास्त दी, हम भी थाना सिटी का जो वजीराबाद है उससे बार बार राब्ते में है, हम लोग वहां खड़े रहे कई घंटे, लेकिन कोई शख्स जो है वो दरखास्त देने नहीं आया। दरखास्त मिलती तो उस पर FIR दर्ज होती, FIR दर्ज होती तो जो जख्मी थे उनका मेडिकल लीगल होता, जो इसमें हलाक हुए उनका पोस्टमार्टम होता। इमरान आप हमारे साथ मौजूद रहें। अली गौर बलोच साहब, ये बताइएगा कि 2 चीज़ें मैंने आपसे पूछनी। एक तो डॉक्टर जरका साहब ने कहा कि आप भी उसी नर्सरी में पले, जनरल जिलानी साहब का घर आपने बना कर दिया, फौज आपको लेकर आई। दूसरा, एक शख्स की अगर जाँ बहक हुआ है, एक हादसा हुआ है, उसके नतीजे में एक कारकुन शहीद हुआ है, उसका पोस्टमार्टम अगर नहीं होता, उसको दफन कर दिया जाता है, तो कैसे पता चलेगा गोली किसकी लगी? देखिए, बात मैंने तो प्रोग्राम में मतलब है कि पहले भी जिक्र किया है कि इंतहाई अफसोसनाक बात है कि आप देखें कि एक बंदा जिसके कि वो 3 बच्चे, मतलब हकीकत बात है, पार्टी नजरियात अपनी जगह पर, लेकिन 3 मासूम बच्चे, पूरे पाकिस्तान के जो दिल है वो खून के आंसू रो रहा है उन बच्चों को देख के। और मतलब है कि उसको जो गोली भी लगी है वो उस एंगल से लगता है लगी है कि जब वो उस बंदे को पकड़ने लगा है तो पीछे से गोली उसको लगी है, क्योंकि अगले बंदे ने तो फायर किया, उसका तो हाथ नीचे हो गया था। तो बहरहाल उसके बाद उसकी FIR भी होनी चाहिए थी, पोस्टमार्टम भी होना चाहिए था। मकसद ये है कि ये इस वाक़े की आड़ में जो कुछ हो रहा है मलिक साहब, वो पूरा पाकिस्तान उसको देख रहा है। बहरहाल मैं तो इस चीज़ की मजम्मत करूँगा कि उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, उस बेचारे गरीब के FIR दर्ज नहीं हुई। जो असल बंदा, जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, वो जानी नुकसान उस बंदे का हुआ है और उसकी फैमिली का नुकसान हुआ है। बाकी लोगों को तो अल्लाह ताला ने महफूज रखा और वो मतलब है कि जख्म आए लेकिन महफूज रहे। सबसे बड़ा नुकसान तो वो हुआ है। दूसरी गुजारिश ये है कि ये मतलब है कि जो इस वक्त बातें हो रही है कि कल तक सिर्फ बात वही है कि अगर आप यही इस्टेब्लिशमेंट अगर आज इमरान अहमद नियाज़ी साहब को दोबारा बिठा दे किसी गैर कानूनी तरीके के साथ, तो ये उनके गीत गाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पाकिस्तान ठीक चलने लग जाएगा। आज अगर साफ़ी इनकी ज़बान बोलना शुरू कर दें तो तमाम साफ़ी अच्छे हो जाएंगे। यही अरशद शरीफ साहब जो शहीद हुए, इन्होंने कुछ टाइम इमरान खान साहब के ऊपर तनकीद की कुछ बार, आज भी वो सोशल मीडिया के रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप देख ले कि इन्होंने अपने गालम गलूज ब्रिगेड के जरिए अरशद शरीफ साहब के साथ क्या किया हुआ है, वो भी माजी में एक रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये एक जो है ये एक हजूम बन चुका है, एक जत्था बन चुका है जो ना पाकिस्तान के कानून को तस्लीम करता है, जो ना पाकिस्तान की अदालतों को तस्लीम करते हैं, ना पाकिस्तान के आइन को तस्लीम करते हैं। इमरान अहमद नियाज़ी साहब ने जो बातें तस्लीम की आपने मुझसे ज्यादा बता दी है कि भाई वो तो मतलब है कि वो कहते थे कि फोन कॉल के जरिए बजट पास करवाते थे, फोन कॉल करवा के। आज अगर फोन कॉल करने वाले कहते हैं कि भाई हमने फोन कॉल नहीं करनी, आज आपकी गैर जमहूरी हुकूमत को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया गया है, तो आप पूरे मुल्क के अंदर दंगा और फसाद करना चाहते हैं। मकसद ये कि आपने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब के घर के ऊपर कल पथराव हुआ, किस तरह से इनके एक सूबाई मिनिस्टर जो है वो मतलब है कि वो बंदूक भी लहरा रहे हैं और किस किस्म की गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो ये तो पाकिस्तान में मतलब है कि इंतशार फैलाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल आज एक तरफ कहते हैं कि FIR हो नहीं रही, दूसरी तरफ FIR की एप्लीकेशन तक भी नहीं देते हैं। तो मकसद ये है कि ये पाकिस्तान में क्या करना चाहते हैं। बहरहाल मतलब इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और ऐसी सूरत हाल में एक वक्त वो था कि जब मतलब है कि आसिफ अली जरदारी ने जबकि मोहतरमा शहीद हो चुकी थी तो उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था। आज भी उस एक लफ्ज को याद किया जाता है। आसिफ अली जरदारी साहब से हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन में लड़ते हैं, हमारे शदीद सियासी इख्तिलाफात भी रहे, लेकिन उनकी इस बात को आज तक जो है वो सराहा जाता है। लेकिन ये चीज भी तारीख में याद रखी जाएगी
कि वजीराबाद में एक बंदा गरीब बेचारा शहीद हुआ था और उसकी FIR भी दर्ज नहीं हुई थी, उसके मासूम बच्चों को इंसाफ का उसका हक भी नहीं लेने दिया गया था। और दूसरी तरफ ये है कि मुल्क में कभी कहते हैं राना सनाउल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कभी कहते हैं शहबाज शरीफ साहब ने कहा। भाई एक बंदा पकड़ा गया है, उसका बयान है, उसको चेक करें कि उसको किसने भेजा, उसने ये वाकया क्यों किया, उसने वीडियो पर बयान जारी किया है, उसकी रोशनी में इंक्वायरी को आगे बढ़ाएं। छोटी सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं। पुराना एक बार फिर खुशमदीद डॉक्टर ज़रका तैमूर साहबा, ये कहिएगा कि मुल्क के अंदर जो इसमें सूरत हाल है उससे लग रहा है कि एक इंतहा पसंदी फ़रोग पाती चली जा रही है। कुछ बयानात ऐसे सोशल मीडिया पर नज़र आ रहे हैं जिसमें PTI के हमायती या इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं वो कह रहे हैं जी हम राना सनाउल्लाह को मारेंगे, मरियम नवाज़ को मारेंगे। हम किस तरफ जा रहे हैं? सियासी कारकुन एक दूसरे के साथ इस तरह दस्तो गिरीबां हो जाएंगे तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसे बेहतर होगी? बहुत शुक्रिया। आप वही राना सनाउल्लाह की बात करें ना, जिन्होंने 14 कत्ल किए थे मॉडल टाउन में, उन्हीं मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं जो जिन सजा याफ्ता हैं और जिनकी सजा माफ की गई। कैलिबरी फॉन्ट, कतरी खत, ये सब उनके बड़े बड़े वो, लेकिन उनको मारने की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करना दुरुस्त है? 24 अरब देखिए, नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ इस वक्त कौम क्यों खड़ी हुई है। ये वही नवाज शरीफ साहब है ना जिन्होंने मुशर्रफ साहब का जहाज, उसके ऊपर उन्होंने अटैक, उनको वापस भेज रहे थे श्रीलंका। ये वही नवाज शरीफ साहब और उन्हीं का खानदान है। देखिए इमरान खान साहब ने एक एक काम आइन के मुताबिक किया, डायरी लेके उठ के चले गए बगैर किसी प्रॉब्लम के। आप उनके खिलाफ एक केस नहीं ला सके। जितने केसेस आपने निकाले हैं सारों में मुंह की खाई है सबने। आप बताइए, इस वक्त अवाम अपना हक मांग रही है, जैसे बच्चा अपनी माँ से दूध मांगता है उस तरह ये अवाम अपने मुल्क से अपना हक मांग रही है। अवाम चाहती है कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर हो, यहाँ पे एक कानून हो, ये नहीं कि जो आपके लाडले हैं उनके लिए कानून अलग, फिर इमरान खान साहब मेडिकल लीगल करने हॉस्पिटल चले जाते और 4 साल वहां गुजार दें। इसहाक डार साहब मनी लॉन्ड्रिंग का हल्फिया बयान देके प्राइम मिनिस्टर के जहाज में जाए और वापस आए और लीडर ऑफ द हाउस बन जाए सेनेट पे। ये कानून नहीं चाहिए हमें कानून चाहिए जिसमें अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें अगर मैं चोरी करूं तो मैं उसकी अकाउंटेबल हूं, अगर मैं गलत काम करूं तो मैं उसकी अकाउंटेबल हूं। ये नहीं हो सकता, फिर ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा, कोई इस मुल्क में रहना नहीं चाहेगा। अगर ये मुल्क, आप देखिए हालात क्या है इस वक्त आपके मुल्क के। ठीक है बलोच साहब, 66% हमारा यूथ है इस वक्त, कौन इधर रहना चाहेगा? चलिए बिल्कुल, पुराना वक्त बड़ा मुख्तसर रह गया। जी डॉक्टर साहब यही जवाब लेते हैं बलोच साहब से। बलोच साहब, ये सब के लिए कानून बराबर, इंसाफ सब के लिए बराबर, हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि इंसाफ फराहम करे, ये तो सारे इल्जामात आपके ऊपर हैं। देखें मलिक साहब, बड़ी सिंपल बात है, अगर इस मुल्क में कोई कानून होता तो यहाँ पर 6-6 कैरेट की हीरे की अंगूठियां मांगी जाती। यहाँ पर जिस फरा गोगी के अकाउंट में इमरान अहमद न्यादी और उनकी एहलिया ने पैसे चुरा के रखे थे, अरबों रुपए, उसको मुल्क से फरार करवाया जाता। उसको परवेज इलाही की हुकूमत में एंटी करप्शन के केसेस उस पर से खत्म करवाए जाते। अगर इसमें कोई, इस मुल्क में कोई कानून होता तो मुझे ये बताएं कि ये फॉरेन फंडिंग केस में जो अरबों रुपए पकड़े गए, इसराइल और इंडिया का फंड भी पकड़ा गया, इस मुल्क में कानून होता तो ये फिर दंदनाते फिरते इमरान अहमद न्यादी साहब इस मुल्क के अंदर। तोशा खाना केस में घड़ियों से लेकर चाय के कप तक भी नहीं छोड़े, बड़ी से छोटी चीज हर चीज हड़प कर गए और उसको अपने गोशवारों में लिखा तक भी नहीं। ये अगर इस मुल्क में कानून होता तो ये होता। तो मकसद ये कि ये अपने गिरेबान में नहीं झांकते। खान साहब ने 5 साल इस मुल्क को दोनों हाथों के साथ लूटा है। शौकत खानम के पैसों के साथ मादी में जुआ भी खेलते रहे दुबई में, और वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो मकसद ये है कि ये तो फिर लंबी चौड़ी बातें हैं। बहरहाल ज़रका साहब को सवाल, वो क्या कहते हैं, गंदम और जवाब चना, आपके पूरे प्रोग्राम में उन्होंने कोई रेलिवेंट बात नहीं की। चलिए प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना तफसील से उनसे जवाब भी लेते। अली गौर बलोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, सेनेटर डॉक्टर ज़रका साहब हमारे साथ मौजूद थी। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।